बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली एंटी टेस्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। चाहे वह आप एमटी कैट दें, चाहे आप ई कैट के स्टूडेंट हों, मेडिकल के या इंजीनियरिंग के। तो केमिकल बॉन्डिंग को, चूंकि इसकी बेसिक्स तो आपने यकीनन नाइन्थ क्लास या 10th क्लास में यकीनन पढ़ी होगी कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, क्योंकि आपने पहले पढ़ा, जिसको हम जस्ट रिवाइज करते हैं। केमिकल बॉन्ड बेसिकली एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो एटम्स या आयंस को आपस में कंबाइन करके जोड़ के रखती है टू फॉर्म डिफरेंट वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। जैसा कि देखें, अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर एटम्स आर आयन to form variety of compounds. Atoms are ions to form variety of compounds, मतलब different compounds बनाने के लिए atoms जब आपस में attractive force develop कर लेते हैं, ions जब आपस में attractive force develop कर लेते हैं, उस attractive force को जिससे वो atoms या ions आपस में जुड़े हुए होते हैं, which holds together, जो आपस में उनको जोड़ के रखती है, उस attractive force को हम chemical bond कहते हैं। अब वो केमिकल बॉन्ड की टाइप्स आपने नाइन्थ में पढ़ी हुई है, उसको हम एक शुरू में रिवाइज करते हैं, बाद में उसको तफसील से डिस्कस करेंगे। तो केमिकल बॉन्ड की यहाँ पे हमने 3 टाइप्स पढ़नी है। पहला केमिकल बॉन्ड, ऐसा केमिकल बॉन्ड जो दो एटम्स के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से डेवलप होता है, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसको आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1। दूसरे हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन भी यकीनन क्या होगी, 1s1। हाइड्रोजन का ये जो एक इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में, दूसरे हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेता है। शेयरिंग करके इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्यों ऐसा करते हैं, ये मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं, पहले हम इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। अब शेयरिंग ऑफ बॉन्ड से हो गई, इस बॉन्ड, इससे बनने वाले बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह हमारे पास ये सोडियम और क्लोराइड है। सोडियम जो है, ये आप देख सकते हैं, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 11। इसके पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपको आता है, आपने 5th चैप्टर में पढ़ा हुआ है। और वैलेंस शेल में 1 होता है। ये जो एक वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इसको लूज करके सोडियम प्लस आयन बना देता है। जो आपको पता है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव आयन बन जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह क्लोरीन जो होता है, उसको वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन बना लेता है। जब सोडियम आयन पॉजिटिव इस क्लोराइड आयन नेगेटिव के पास आएगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी, वो केमिकल बॉन्ड तो कहलाएगी, लेकिन उसको इस कोवेलेंट बॉन्ड से डिफरेंशिएट करने के लिए उसको हम कह देते हैं आयनिक बॉन्ड। क्योंकि दो आयंस के दरमियान ये अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हुई है, इस केमिकल बॉन्ड को हम क्या बोल देंगे, आयनिक बॉन्ड। अब यहां पे आप देखें, ये कोवेलेंट हो गया जो शेयरिंग से हुआ। आयनिक बॉन्ड जो आयंस के दरमियान बॉन्ड बना इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट ट्रांसफरिंग से। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने गेन किया, एक पॉजिटिव आयन बना, एक नेगेटिव आयन बना। इनके दरमियान जो अट्रैक्शन डेवलप होगी, उसको आयनिक बॉन्ड कहेंगे। जबकि यहां आ जाए, यहां ये अमोनिया एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसके पास एक लोन पेयर होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम ये नाइट्रोजन है, इसने 3 तो बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन एक उसके पास ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंस शेल में, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल क्या होता है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये वैलेंस शेल है। मैग्नीशियम का पहला शेल, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 2। इसी तरह अब नाइट्रोजन का जो वैलेंस शेल होता है, उसमें 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा होता है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया होता। उस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम कहते हैं लोन पेयर। अब ये लोन पेयर इसके पास फालतू पड़ा रहता है। जब भी कोई ऐसी स्पीशी, ऐसा एटम या ऐसा आयन उसके पास आता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या वो डेफिशिएंट हो, डेफिशिएंट का मतलब उसको अंदर कमी हो इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इसको शेयर करता है। यहां भी शेयरिंग हुई है, यहां भी शेयरिंग हुई है, यहां शेयरिंग दोनों तरफ से हुई है, उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहां शेयरिंग एक ही तरफ से दोनों इलेक्ट्रॉन की हो रही है और ये स्टेबल इसको कर रहा है, इसलिए इस बॉन्ड को हमने क्या बोला था, याद करें 9th में, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड।
तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी शेयरिंग से बना और ये भी शेयरिंग से बना। फर्क क्या है, ये दोनों तरफ से शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ शेयरिंग सिर्फ वन साइडेड है, एक ही तरफ से पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है। तो इसको भी, इनमें भी अट्रैक्शन डेवलप हुई, केमिकल बॉन्ड, इनमें भी अट्रैक्शन डेवलप हुई, केमिकल बॉन्ड, और इनमें भी अट्रैक्शन डेवलप हुई, इसको भी केमिकल बॉन्ड कहेंगे। लेकिन उसकी वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स की जब हमने बात की थी, उस बुनियाद पर, इनकी प्रॉपर्टीज में फर्क की बुनियाद पर, इस बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और इसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये हमने पहले केमिकल बॉन्ड को अंडरस्टैंड किया, रिवाइज किया, जो कि आपने पहले से किया हुआ है, कोई नई बात अभी तक हमने नहीं की। अब हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन को क्या जरूरत पड़ी कि ये शेयरिंग करे, ना करता तो क्या इसको, मतलब ये नहीं रह सकता था, ये सोडियम आयन को यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्यों जरूरत पेश आई, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत क्यों पेश आई। मतलब कहने का सिर्फ ये है, हमने ये तो पढ़ लिया कि वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाने के लिए वो जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होती है, कभी वो शेयर करते हैं, कभी वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कभी गेन करते हैं, कभी कोऑर्डिनेट करते हैं, ऐसा करने की जरूरत पेश क्यों आई। इसके लिए लिखा हुआ है काज ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, काज ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब सिंपल सा है कि ऐसा ये करते क्यों हैं, जबकि हमने पीरियोडिक टेबल में जब नजर दुलाते हैं, पूरा पीरियोडिक टेबल आप देखें, मैंने पूरा ड्रॉ नहीं किया, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पूरा पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे आप ये सारे एलिमेंट्स है, जैसे अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो उसके अंदर पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं, वो मेंशन किए होते हैं। इस तरह पीरियोडिक टेबल को याद रखें, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स की दुनिया है। पूरी कायनात जिन एलिमेंट्स से मिलकर बनी है, वो तमाम एलिमेंट्स ये पीरियोडिक टेबल की शक्ल में आपके सामने मौजूद होता है। आप बुक में देख सकते हैं, चैप्टर, इसी चैप्टर में आप 3-4 पेज आगे जाएंगे, वहां आपको मिल जाएगा। बुक में शुरू में भी इन्होंने बनाया होता है। इस पीरियोडिक टेबल को जब हमने देखा तो हमने देखा कि हाइड्रोजन भी रिएक्शन जो है वैरायटी ऑफ कंपाउंड बना रहा है, सोडियम भी बना रहा है, क्लोरीन भी बना रहा है, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, पूरे पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स कोई ना कोई कंपाउंड्स बना रहे हैं। कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर मीथेन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया, इतने, कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्सीजन से मिलकर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, N2O2, इतने मॉलिक्यूल्स और आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। इनको आप समझ लें, ये कंबाइंड फैमिली है। NH3 एक फैमिली है, CH4 एक कंबाइंड फैमिली है। कार्बन अकेला नहीं रह सकता था, उसने कहा 4 हाइड्रोजन को अपने साथ मिला के मैं रह लेता हूं। ये कंबाइंड फैमिलीज जो बनी, जिनको हमने वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स का नाम दिया, वो हमने देखा ये सारे एलिमेंट्स तो जो है वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बना रहे हैं। लेकिन जब हमने नोबल गैस को देखा, हीलियम को देखा, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 1s2। हमने नियोन को देखा, उसके नीचे है, उसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, 1s2, 2s2, 2p6। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप चैप्टर नंबर 5 में कर चुके हैं, 9th में भी आपने किया है। तो पहले शेल में इसके 2 होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको हमने देखा, भाई हीलियम तुम क्यों नहीं बॉन्ड बना रहे, तुम्हारे से पीछे यहाँ पे हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, ये हर शेयरिंग करता है हर एक के साथ, कभी हाइड्रोजन से, कभी नाइट्रोजन से, कभी ऑक्सीजन से, कभी कार्बन से, तो डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है। तुम भी तो उसके हम साए हो, बिल्कुल साथ ही हो, इकट्ठे ही हो। उसका एटॉमिक नंबर 1, तुम्हारा एटॉमिक नंबर 2, तो तुम बॉन्डिंग क्यों नहीं कर रहे। उसने कहा मैं नहीं करता क्योंकि मैं स्टेबल हूं, मैं स्टेबल हूं, मुझे बॉन्डिंग की जरूरत नहीं है। हमने नियोन से पूछा, हीलियम से नियोन से पूछा कि तुम्हारे पीछे कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन को देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p5, यानी कि बैलेंस शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको देखा कि तुम फ्लोरीन जब भी देखो कहता मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं मरना चाहूँ कहीं, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। क्योंकि जब 1 इलेक्ट्रॉन उसको मिलता है तो हमने देखा होता क्या है, उसके पास बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जब फ्लोरीन के पास हाइड्रोजन आया, उसने कहा चलो यार शेयरिंग ना कर लें हम। उसने कहा क्यों, उसने कहा मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस शेल में, मुझे अगर एक तुम शेयर कर लोगे तो मेरे 8 हो जाएंगे। उसने कहा तुम्हें 8 इलेक्ट्रॉन की क्या जरूरत है। उसने कहा मेरे साथ बिल्कुल मेरा हमसाया नियोन है, और वो मैंने देखा है उसके बैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, वो किसी को साथ बॉन्डिंग भी नहीं करता, किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं करता। उससे मैंने पूछा तुम क्यों नहीं रिएक्ट करते, कहता यार मेरी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, मैं क्यों किसी से बॉन्डिंग करूं, किसी को इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करूं, किसी को मैं से क्यों गेन करूं, किसी से मैं क्यों शेयर करूं। सेम इसी तरह हीलियम से पूछा कि हाइड्रोजन तुम्हारे साथ ही है, वो हर जगह पे शेयरिंग कर रहा है,
कभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन से, तुम क्यों नहीं कर रहे? उसने कहा मेरा तो 1s 2 इलेक्ट्रॉन है और मैं स्टेबल हूं, मैं किसी से क्यों बॉन्डिंग करूं, क्यों लूज करूं या क्यों गेन करूं? तो फिर इन तमाम एलिमेंट जो सेकंड और थर्ड पीरियड के या फर्स्ट ग्रुप का पीरियड का हाइड्रोजन, इनको जब हमने इनकी प्रॉपर्टीज को देखा या इनकी बॉन्डिंग को देखा, इनके कंपाउंड्स को देखा, इन सब ने कहा, हाइड्रोजन से पूछा, उसने कहा कि मैं तो इसलिए शेयरिंग करता हूं कि जब मैं हीलियम को देखता हूं ना कि ये स्टेबल है और बड़े इंजॉयमेंट में जिंदगी गुजार रहा है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं भी हीलियम जैसा हो जाऊं। ये ऐसे ही है जैसे आप मेडिकल कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जाए मेडिकल क्यों कर रहे हैं, आपने देखा, आपने कहा कि सर मैंने फलां डॉक्टर देखे हैं, उनकी लाइफ बड़ी स्टेबल है, वो बड़ी इंजॉयमेंट वाली लाइफ गुजार रहे हैं, इसलिए मैं डॉक्टर बनना मैंने पसंद किया है। अब मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन मैं अपने आप को उस डॉक्टर जैसा अगर बना लूं तो मैं भी सोसाइटी में स्टेबल लाइफ गुजारूंगा या गुजारूंगी। सेम इसी तरह कोई भी इंसान कोई काम करता है, जैसे कि मैंने जो है मिसाल दी थी कि दुनिया है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको हम मिसाल बनाते हैं, आइडियल बनाते हैं, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो तरक्की पजीर मुल्क ममालिक हैं, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए स्टैंडर्ड क्या बनाते हैं? उन ममालिक को जो तरक्की याफ्ता हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। सेम इसी तरह एक साइकिल पे जाने वाला बंदा जब उसको गाड़ी पास से गुजरती है और बारिश का पानी उसके ऊपर छींटे फेंक के चला जाता है, तो वो कोशिश दुआ करता है दिल में कि काश मेरे पास भी गाड़ी होती, मैं भी इसकी तरह स्टेबल होता, बारिश के पानी में मैं भीगता ना, अपने दफ्तर में आसानी से पहुंच जाता। तो वो अपनी कोशिश करता है, अपनी इनकम को इम्प्रूव करता है, अपनी ओवर टाइम लगाता है, पैसे ज़्यादा अर्निंग करता है ताकि क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। सेम इसी तरह जैसे इंसान, आप, मैं, हर बंदा स्टेबल होने की कोशिश करता है। कोई इंसान ऐसा जाहली होगा, बेवकूफ़ ही होगा जो कि कहे कि मैं अनस्टेबल होने की कोशिश करता हूं। ये नेचुरल और फितरी अमल है कि हर इंसान जो है वो स्टेबल होने की कोशिश करता है, और स्टेबल होने के लिए उसके पास कोई रोल मॉडल, कोई आइडियल होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जिन एलिमेंट्स से देखा गया, तो इन एलिमेंट्स में हाइड्रोजन ने किसको रोल मॉडल बनाया? हीलियम को। क्यों? क्योंकि हीलियम उसके सामने स्टेबल था। तो हीलियम ने कहा कि हाइड्रोजन ने कहा कि, या लिथियम भी देखे जरा, हाइड्रोजन के जब इसने शेयरिंग की तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। तो हीलियम के पास भी कितने हैं? 2। तो इसका मतलब हाइड्रोजन की कोशिश होगी कि वो कभी कार्बन से मिल जाए, चाहे ऑक्सीजन से मिले, चाहे नाइट्रोजन से मिले। क्यों मिले? क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं? हीलियम के। हीलियम चूंकि स्टेबल है, हाइड्रोजन कहता है मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। हाइड्रोजन की ये ख्वाहिश, हाइड्रोजन की ये विश, ये टेंडेंसी कि उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, क्योंकि हीलियम के पास भी 2 हैं और वो स्टेबल है। इसका मतलब है हाइड्रोजन की हर वक्त यही ख्वाहिश होती है कि मैं हीलियम जैसा हो जाऊं। यानी कि इस ख्वाहिश को हम क्या कहते हैं? डुप्लेट रूल। सेम इस तरह लिथियम की मिसाल ले, लिथियम के पहले शेल में 2 हैं, दूसरे शेल में 1। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी कोशिश होती है कि मैं ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर दूं। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दूं तो मेरे पास पीछे 2 रह जाएंगे, और मैं किस जैसा हो जाऊंगा? ये 1s2 किसकी है? ये हीलियम जैसा हो जाएगा। किस जैसा हो जाएगा? हीलियम जैसा। तो इसका मतलब लिथियम की भी कोशिश यही रहेगी कि मैं स्टेबल हो जाऊं। स्टेबल होने के लिए वो किसको स्टैंडर्ड बनाएगा? अपने करीब हीलियम को स्टैंडर्ड बनाएगा, और इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव आयन बनेगा, और पॉजिटिव आयन बनने से वो हीलियम जैसा हो जाएगा। तो हाइड्रोजन और लिथियम ने क्या कोशिश की? उसने ये कोशिश की टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम, यानी कि 1s2 जैसे हम हो जाएं। तो ऐसा करने से वो स्टेबल हो जाएंगे, और इस बात को हम क्या कहते हैं? डुप्लेट रूल। यही वजह है कि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ा है, लिथियम को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ा है, क्योंकि वो हीलियम जैसे होंगे तो स्टेबल होंगे। अगली बात कि हमारे पास हीलियम के नीचे क्या आता है? नियोन। जब हमने फ्लोरीन को पूछा तुम 1 इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करते हो, तो उसने कहा कि मेरे सामने जो है वो नियोन है, उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और जब उसके वैलेंस शेल में 8 है तो मेरी ख्वाहिश है कि नियोन तो किसी से बॉन्डिंग भी नहीं करता और वो स्टेबल भी है, तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। इसलिए मैं कभी हाइड्रोजन से रिक्वेस्ट करता हूं, कभी किसी मेटल से रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम तो इलेक्ट्रॉन लूज करो, ताकि मैं 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोराइड बन जाऊं, और मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8, और मैं भी नियोन की तरह स्टेबल हो जाऊंगा। नियोन जैसे मोजे करता है मैं भी वैसे ही मोजे करूंगा। इस तरह इसको पॉइंट को समझे। इसलिए कभी फ्लोरीन हाइड्रोजन के पास जाता है, कहता है तुम्हारे पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास वैलेंस शेल में 7 है, तुम्हें तो 1 चाहिए ना,
तुम तो एक से स्टेबल हो जाओगे, तुमने तो डुप्लेट को फॉलो करना है, मुझे भी एक चाहिए, मेरे 7 हैं, मेरे 8 पूरे हो जाएंगे। इस तरह दोनों शेयर ना कर लें। हाइड्रोजन कहता है मोस्ट वेलकम, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो HF जब बनेगा, ये देखें HF मॉलिक्यूल जब बनता है, फ्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 हैं, 2 4 6 7 8 उसने शेयर कर लिया, हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, इसका डुप्लेट फॉलो हो गया और इसके वैलेंस शेल में 8 हो गए, तो ये नियोन की तरह स्टेबल हो गया। तो फ्लोरीन ने जो कोशिश की स्टेबल होने की, उसने स्टैंडर्ड किसको बनाया? नियोन को, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में कितने थे? 8। तो फ्लोरीन की इस टेंडेंसी को कि वो अपने वैलेंस शेल में किसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले, इस टेंडेंसी को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। इसी तरह और मिसालें देखते हैं। हम आते हैं जी, फ्लोरीन के बाद आता है सोडियम। सोडियम के पहले शेल में आते हैं 2, पहले शेल में आते हैं 2, सेकंड शेल में आते हैं 8 और थर्ड शेल में आते हैं 1। अब सोडियम कहता है कि मेरे पीछे करीब करीब नियोन है, तो मैं नियोन जैसा मैं भी होना चाहता हूं, मेरी भी ख्वाहिश है। फ्लोरीन तो हो गया एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो मैं क्या करूं? अगर मैं भी इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता हूं तो मेरे पास पहले शेल में 2 हो जाएंगे, तो मैं तो फिर नियोन जैसा नहीं होगा, मैं तो फिर भी अनस्टेबल रहूंगा। तो मैंने तो नियोन जैसा बनना है, मैंने तो अपने वैलेंस शेल में 8 करने हैं किसी तरह। तो उसकी कोशिश में या तो ये एक है, ये 7 मजीद गेन करे, तो 7 इसको कोई डोनेट करे, जो कि नामुमकिन लगता है। इसलिए वो कहता है यार ज्यादा आसान क्या है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं? लूज कर दूं, क्योंकि लूज जब करेगा तो इसके पास पीछे देखिए 8 रह जाएंगे। तो ये किस जैसा हो गया? नियोन जैसा हो गया, यानी कि उसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नियोन जैसा बना लिया, उस जैसा जो है वो बन गया। इसलिए वो सोडियम आयन +1 स्टेबल हो गया। इससे पता चला कि सोडियम +1 क्यों बनाता है? इसलिए बनाता है कि वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले। इस बात को क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल। और यही वजह है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जबकि मैग्नीशियम के पास आ जाए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें भी सेम कहानी रिपीट करें कि इसके पास अगर 2 हैं वैलेंस शेल में, तो या तो इसको 6 और मिले, तो ये जो है ऑर्गन जैसा हो जाए। ऑर्गन के भी वैलेंस शेल में 8 ही है, तो ये मुश्किल काम है। तो वो कहते हैं यार नियोन जैसा हो जाता हो ज्यादा बेहतर है, तो इसके वैलेंस शेल में 8 होने चाहिए। तो 8 होने के लिए कहता है 2 लूज ना कर दूं। तो यही वजह है कि मैग्नीशियम को आप जब भी देखेंगे वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चार्ज एग्जिस्ट में रहता है। -2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो इसके 2 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसने अपनी कॉन्फ़िगरेशन को नियोन जैसा बना लिया। तो आपको समझ आ गई बात कि मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन 2 लूज क्यों करने पड़े? क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। जैसे आप अकेडमी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, घर में पढ़ते हैं, ताकि आप स्टेबल हो जाएं। आप इतनी तैयारी कर लें कि एमकेट ईकेट के टेस्ट में आप क्वालिफाई कर सके और डॉक्टर इंजीनियर बन के अपनी लाइफ को स्टेबल गुजार सकें। लेकिन यहाँ ये भी ये करता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सेम इसी तरह एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 होते हैं, वो तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बना लेता है और एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो हमने क्या पढ़े हैं? कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, कि ये एटम फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन करना या शेयर करना, सोडियम का इलेक्ट्रॉन लूज करना, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन लूज करना, एल्यूमिनियम के 3 लूज करना, इनके पीछे लॉजिक क्या है? वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नियोन जैसा, या ये कह लें वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन किसी तरह पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में उनके लिए स्टैंडर्ड क्या है? नोबल गैसेस स्टैंडर्ड है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल। देखें, रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने क्या देखा? नोबल गैसेस मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, और उनकी जब हमने रीजन देखी तो हीलियम के स्टेबल होने की वजह क्या थी? 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और बाकी तमाम नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, उनके स्टेबल होने की वजह हमने क्या देखी कि उनके वैलेंस शेल में s में 2 और p में 6, s में 2 p में 6, s में 2 p में 6। अगर आप आर्गन के बाद क्रिप्टॉन में आएंगे तो फिर 4s2 4p6 हो जाएगा, और उसके आगे जाएंगे 5s2 5p6 हो जाएगा। इसका मतलब वैलेंस शेल में सबके हमने एक कॉमन चीज देखी हीलियम के अलावा, वो क्या थी? ऑक्टेट रूल था। क्या थी? ऑक्टेट रूल था। उसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसी बात को हम कहते हैं कि जो सेकंड और थर्ड पीरियड के, ये बात याद रखनी है, ये ऑक्टेट रूल 100% रूल नहीं है। सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स, सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स
ये टेंडेंसी रखते हैं या कोशिश करते हैं कि उनके वैलेंस शेल में किसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, इस बात को हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल। तो आपको ये बात मैंने तफसील से समझा दी है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करता है, लूज क्यों करता है, शेयर क्यों करता है, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए अगर वो हाइड्रोजन लिथियम वगैरह हैं तो वो हीलियम को फॉलो करते हैं डुप्लेट रूल में, और अगर वो सेकंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं तो वो कोशिश करते हैं कि नियोन ऑर्गन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन किसी तरह पूरे कर लें, इस बात को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। तो ये रीजन फॉर द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर ली कि हर एटम स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है, शेयर करता है या कोऑर्डिनेट करता है। नोबल गैसेस मोस्ट स्टेबल एलिमेंट होने के बावजूद इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन तो रिएक्ट नहीं करते, लेकिन क्रिप्टॉन का कोई एक कंपाउंड आपको मिल जाता है, जीनॉन डाइफ्लोराइड, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, जीनॉन टेट्राऑक्साइड, ये कंपाउंड्स बेटा याद रखें, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि नोबल गैसेस के कुछ कंपाउंड्स बता सकते हैं आप जो एक्सेप्शंस हैं, हालांकि वो रिएक्ट नहीं करती, मोस्ट स्टेबल है, तो ये सेकेंडरी में जाकर पढ़ेंगे, इनकी रिएक्टिविटी को हम तफसील से डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने इसके नाम याद कर लेने हैं, ये उसने लिखे हुए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें एक्सेप्शंस क्या हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अब हम एक्सेप्शंस डिस्कस करेंगे कि अभी हमने डिस्कस किया डुप्लेट रूल को कुछ मॉलिक्यूल्स फॉलो करते हैं, एटम्स फॉलो करते हैं, और कुछ को जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं कुछ एलिमेंट्स स्टेबल होने के लिए, लेकिन हमने कहा उसके बावजूद कुछ एक्सेप्शंस रह जाती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एंटीटस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। एक टर्म मैंने लिखी है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। अभी हमने बात की कि एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो स्टेबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 5, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सेकंड शेल में 3, तो इसके मैंने बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन शो किए हैं। अब ये 3 हाइड्रोजन से शेयर कर लेता है, क्योंकि इसके पास 3 है तो 3 से शेयर कर सकता है ना। हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन तीनों में डुप्लेट को फॉलो कर रहा है, स्टेबल हो गया, लेकिन बोरोन के देखो 2 4 6, इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो जब तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो ये स्टेबल नहीं होगा। तो ऐसे एटम्स जो मॉलिक्यूल बनने के बावजूद स्टेबल ना हो, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो ऑक्टेट के मुताबिक, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। बात समझ आ गई है। ऐसे एटम जो कि थर्ड ग्रुप के, स्पेशली देखें जरा, एल्यूमिनियम है, इसके पहले शेल में 2 है, सेकंड शेल में 8, 10 हो गए, और 3 वैलेंस शेल में टोटल 13 एटॉमिक नंबर होता है इसका। अब 3 इलेक्ट्रॉन मैंने ये शो किए हैं, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन है, इसने 3 फ्लोरीन से शेयर कर लिए, तो फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अभी हमने पढ़ा था फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 होते हैं, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7, एक उसने एल्यूमिनियम से शेयर किया, इसके 8, इसके भी 8, तो फ्लोरीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन एल्यूमिनियम के 2 4 6 हुए हैं, इसका ऑक्टेट से अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है। तो ऐसे एटम जो बॉन्ड बनाने के बावजूद भी ऑक्टेट उनका पूरा ना हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। इसमें लिखा हुआ है इफ सेंट्रल एटम हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स देन मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्टेट जो है वो कंट्रैक्शन हो गई है, मतलब ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस हो गए हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल देखें, BF3, AlX3, बेरिलियम हाइड्राइड, तो वो एग्जांपल पूछ सकता है आपसे MCQs में, which of the following is electron deficient molecule according to octet rule। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल एक ऑप्शन दे देगा ये, बाकी वो ऑप्शन दे देगा जिसमें ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, जैसे मीथेन है, जैसे अमोनिया है, वाटर है, तो ये इनमें से कोई साल देगा, तो ये कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। फिर यानी कि ये ऐसी एग्जांपल्स हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते सेंट्रल एटम, जबकि अब ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्टेट से एक्सीड कर जाए, उसको हम कहते हैं एक्सपेंशन हो गई है ऑक्टेट से, मैंने वैलेंस शेल में 8 होना चाहिए तो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन 8 से ज्यादा हो जाए, 10 हो जाए। देखें कैसे, फास्फोरस है, फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 5 उसने शेयर कर लिए क्लोरीन से, तो क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन फास्फोरस के 5 बॉन्ड बने, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने हो गए 10, तो इसके तो ऑक्टेट से एक्सपैंड हो गया, जिसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट टेक्स प्लेस। इफ सेंट्रल एटम हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या कहेंगे, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट टेक्स प्लेस, यानी कि एक्सटेंशन हो गई है, एक्सटेंशन हो गई है या एक्सपेंशन हो गई है ऑक्टेट की, तो इसको हम बोलेंगे ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कौन सा ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, आपने इसको टिक करना है।
SF6, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, क्योंकि सल्फर छठे ग्रुप में है और जो ग्रुप होता है वैलेंस शेल में वही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो छठे ग्रुप में है, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 उसने फ्लोरीन से बॉन्ड बना लिए, तो फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्योंकि उसके साथ थे, एक उसने शेयर किया, 8 पूरे हो गए। लेकिन सल्फर के 6 थे, उसने 6 बॉन्ड बनाए, तो 6 ज़रब 2 करें, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए सल्फर के, ऑक्टेट से 4 ज्यादा हो गए, तो इसको भी क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। यानी कि ऑक्टेट रूल कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, IF7 आयोडीन किस ग्रुप में है? फ्लोरीन वाले ग्रुप में। तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने हैं? 7। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब के वैलेंस शेल में 7 ही होंगे। तो 7 और 7 उसने फ्लोरीन से बॉन्ड बना लिए हैं, 7 ही फ्लोरीन से बॉन्ड बना लिए हैं, तो 7 और 7 कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ 8, कहाँ 14? तो इसको भी क्या बोलेंगे? यहाँ ऑक्टेट रूल की एक्सपेंशन हो गई है। ऐसा होने की क्या वजह है वो यहाँ हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम देखेंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। कोई आइटम एक बॉन्ड बना रहा है, कोई 3 बना रहा है, कोई 4 बना रहा है या 5 बना रहा है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स का और एक्सपेंशन वाला और ऑक्टेट और डुप्लेट रूल की हमने रीजंस डिस्कस किए हैं। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।